देखो बालकों, अपना जो दूसरा अध्याय है उसमें आपके अगला पॉइंट है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर। आप स्वतंत्रता के संबंध में पढ़ रहे थे। स्वतंत्रता आपकी कार्य विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये बातें आपने पीछे देखी। आप देखो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है। तो देखो आपके इस अध्याय में हमने स्वतंत्रता के दो आयाम बताए थे। दो आयाम कौन कौन से? नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का। नकारात्मक स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव के रूप में जो आपके स्वतंत्रता है, और दूसरी है स्वयं को जो है आपके अभिव्यक्त करने के अवसरों के रूप में स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता किसकी है? स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के रूप में स्वतंत्रता। इस प्रकार जो है आपके प्रतिबंधों का अभाव वाली स्वतंत्रता नकारात्मक है, और स्वयं को जो है आपके अभिव्यक्त करने के जो अवसर है वो अवसर मिलने की स्वतंत्रता जो आपकी एक सकारात्मक स्वतंत्रता है। राजनीतिक सिद्धांत में ये नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। ये बताया गया मैंने आपको। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र की पहचान करती है जो छोटा क्षेत्र है, प्रतिबंधों का अभाव वाला बहुत ही छोटा क्षेत्र है। इस बहुत से छोटे क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास नकारात्मक स्वतंत्रता करती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अनुल्लंघनीय है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसमें वह जो होना करना चाहता है वो चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति जो कुछ होना चाहिए, जो कुछ करना चाहिए, जो कुछ बनना चाहिए वो बन सकता है, कर सकता है। ये ऐसा क्षेत्र है। अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता का क्षेत्र जो है व्यक्ति से स्वयं से संबंधित है, इसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता। जबकि सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसका क्षेत्र दूसरों पर प्रभाव डालने वाला है। जब हम अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसरों का विस्तार करते हैं तो हो सकता है कि दूसरों के अवसरों में बाधा पहुंचे। तो ऐसे में हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, एक निश्चित दायरा होता है, जिसमें हम अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकते कुछ भी। हम अपनी स्वेच्छा से कुछ करें तो दूसरों को बाधा पहुंचती है। तो ऐसे में इस दायरे में हमें क्या करना पड़ता है? रहते हुए अपने अवसर है उन अवसरों को प्राप्त करना होता है और अपना आत्मविकास करना होता है। तो देखो आपके नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा है, उसके बारे में कहा जाए तो ये एक ऐसे दायरे की बात करती है जो अनुल्लंघनीय है। ये एक ऐसे दायरे की बात करती है जो अनुल्लंघनीय है, अर्थात ये उसी क्षेत्र की बात करती है जो केवल हमारे से संबंधित है। कौन सी? नकारात्मक स्वतंत्रता, है ना। ये जो आपके एक ऐसा क्षेत्र है जो मानव गरिमा में कटौती करता है। मानव के समान, मानव की गरिमा, इसमें जो है आपकी कटौती होती है इस छोटे से क्षेत्र में। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देखें तो हमें ये सवाल कर सकते हैं कि विद्यालय है, खेल का मैदान है, कार्यालय है, ऐसी जो स्थितियां हैं उसमें पहनावे का चयन क्या होना चाहिए? उसमें पहनावे का चयन क्या होना चाहिए? तो देखो यहाँ पर विद्यालय का मैदान, खेल का मैदान, विद्यालय और इसके अलावा देखो आपके कार्यालय, ये स्थितियां हस्तक्षेप के लघु क्षेत्र में आती है, जिनमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अपनी एक पहचान को रखती है और इसलिए ये नकारात्मक का जो छोटा सा क्षेत्र है उस दायरे में नहीं आती। अगर हम ये कहें कि विद्यालय में निश्चित ड्रेस पहन करके या निश्चित गणवेश पहन करके आना हमारी स्वतंत्रता में बाधा है, तो बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विद्यालय के दायरे में आता है और इस दायरे में रहते हुए हमें स्वतंत्रता का उपभोग करना पड़ता है, अर्थात उसी निर्धारित गणवेश का उपयोग करना होता है। इसके अलावा देखो आपके कोई भी धार्मिक सत्ता है, राज्य है, ICIC है आपकी जो खेलों का आयोजन करती है, CBSE जैसी जो आपके शिक्षण संस्थाएं हैं, ये सब ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकती है। किसके लिए?
पोशाक के लिए, पहनावे के लिए, जो भी बताया मैंने। क्यों? क्योंकि ये इनकी स्वतंत्रता या इनके अधिकार क्षेत्र में आता है और इन संस्थाओं से हम जुड़ना चाहते हैं तो हमें इनकी जो निर्धारित पोशाक होती है उनका पालन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है, बल्कि हमारी स्वतंत्रता का विकास होता है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में आकर के हम इनसे संबंधित जो भी बातें होती है वो सीखते हैं, जानकारी करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का तरक ये स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने में मुक्त है और क्या नहीं कर सकता। नकारात्मक स्वतंत्रता का जो तर्क है वो तर्क किस बात से संबंधित है? इस बात से संबंधित है कि व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। अर्थात हम जो क्या कर सकते हैं वही हमारी स्वतंत्रता का दायरा है। नकारात्मक स्वतंत्रता में हमारी स्वतंत्रता का दायरा क्या है? जो हम कर सकते हैं वही है। नकारात्मक स्वतंत्रता देखो आपके हमें एक दायरे में रखती है जो हमारे क्षेत्र में आता है। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो सकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क है कि कुछ करने की स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का तो क्या तर्क बताया था मैंने कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है, और सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या तर्क दिया मैंने कि मुझे करने की स्वतंत्रता, मुझे कुछ करने की स्वतंत्रता या कुछ करने की स्वतंत्रता। अर्थात आप कुछ ये कर सकते हो, ये स्वतंत्रता सकारात्मक में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वतंत्रता जो हम कर सकते हैं वहां तक किसी के ऊपर हमारे कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे कार्य का परिणाम नहीं पड़ता। लेकिन जो हम नहीं कर सकते वहां पर हमारे कार्य का परिणाम पड़ता है। तो सकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो हमें अपने जो आत्मविकास है, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का जो विस्तार है, अवसर है, उन अवसरों को उपलब्ध कराती है, लेकिन वो समाज में रहते हुए उपलब्ध कराती है ताकि दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो इस प्रकार जो है आपके सकारात्मक स्वतंत्रता का जो तर्क है वो इस बात से संबंधित होता है कि मुझ पर शासन कौन करता है। अर्थात मुझ पर शासन कौन करता है, तो उत्तर क्या हुआ? मैं स्वयं पर शासन करता हूं। अर्थात सकारात्मक स्वतंत्रता हमें स्वयं को इस बात के लिए बाध्य करती है कि हमें किस क्षेत्र तक ही कार्य करना चाहिए और किस क्षेत्र में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो हमारी जो स्वतंत्रता है वो वहां पर खत्म हो जाती है जहां पर हमारे कार्य करने से दूसरे लोगों को बाधा उत्पन्न होती है या दूसरे लोगों की स्वतंत्रता समाप्त होती है। तो मोटे तौर पर हमें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में 4 अंतर कर सकते हैं। देखो, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। पहला अंतर क्या है? पहला अंतर है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ हमने बताया था बंधनों का अभाव, अरे बंधनों की से मुक्ति, स्वच्छंदता। और ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी स्वतंत्रता का उपयोग कोई व्यक्ति समाज में रहकर के नहीं कर सकता। दूसरा, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का न होना नहीं है। अर्थात बंधन न होना ही सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है, बल्कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि अभिव्यक्ति को, स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों का विस्तार। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों का विस्तार करना या होना ही सकारात्मक स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर बंधनों से मुक्त होना ही नहीं है, बल्कि साथ साथ में स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों का विस्तार करना भी जो है सकारात्मक स्वतंत्रता में आता है। दूसरा है आपके नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। हम यूं भी कह सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक है, विचारक है, उनका ये मानना है कि स्वतंत्रता क्या करता, स्वतंत्रता में कानून बाधा उत्पन्न करता है, या यूं कह सकते हैं कि राज्य के कानून स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता या सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारों का मानना है कि कानून व स्वतंत्रता परस्पर सहयोगी है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक इस बात का दावा करते हैं कि कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, बल्कि कानून स्वतंत्रता की स्थापना करने में सहायक है, स्वतंत्रता का उपभोग करने में सहायक है, या यूं कह सकते हैं कि कानून स्वतंत्रता का विस्तार करता है। तीसरा है आपके नकारात्मक स्वतंत्रता में
नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार राज्य स्वतंत्रता को नष्ट करने वाला है। व्यक्तिवादियों ने भी यही कहा है कि राज्य क्या करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ये व्यक्तिवादियों का भी कहना है। इसी प्रकार आपके नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, उनका भी यही कहना है कि राज्य क्या करता है, स्वतंत्रता को सीमित करता है। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है, उनका मानना है कि राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता राज्य में ही संभव है। कैसे? देखो, कोई व्यक्ति राज्य से बाहर रहता है, ऐसा स्थान जहां पर राज्य नहीं, अर्थात जहां पर राज्य नहीं है तो वहां पर मानव समुदाय भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो चित्रीय अवस्था में अपनी मनमर्जी करने वाला। ऐसे स्थान पर हम स्वतंत्रता कर सकते हैं। स्वतंत्रता वो नहीं कर सकते, स्वतंत्रता कर सकते हैं। स्वतंत्रता में हमें भय भी रहता है। भय किस बात का कि दूसरा समूह हमारे ऊपर अधिकार नहीं करने, हमारे को गुलाम नहीं बना ले, हमारे पर विजय प्राप्त नहीं करने, हम उससे असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते। जबकि राज्य में रहते हुए हम निश्चित रहते हैं कि राज्य हमारी सुरक्षा करेगा, राज्य में सुरक्षित है, राज्य दूसरे समूह से सुरक्षा करेगा, और इस प्रकार हम वहाँ रहते हुए राज्य के कानून के नियंत्रण में या कानून के अधीन रह करके हम अपना अनुसरण करते हैं, अपने आत्म अभिव्यक्ति के अवसरों को प्राप्त करते हैं। तो इससे स्वतंत्रता का विस्तार होता है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के अवसर उपलब्ध कराती है। इसलिए इन समर्थकों का कहना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य में ही संभव है, राज्य के बाहर संभव नहीं है। अंतिम है आपके कि नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति के हित समाज के हितों से अलग होते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक क्या कहते हैं कि व्यक्ति के हित जो है वो समाज के हितों से अलग होते हैं, अर्थात व्यक्ति का स्वार्थ है, व्यक्ति का लाभ है, वो समाज से अलग होता है। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक है या सकारात्मक स्वतंत्रता है, उसके अनुसार व्यक्ति के हित और समाज के हित समान होते हैं। व्यक्ति के हित समाज से अलग नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है, व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है। इसलिए व्यक्ति और समाज के हित क्या होते हैं, आपके समान होते हैं। तो इस आधार पर आपके सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता में आपके अंतर है। देखो, सकारात्मक स्वतंत्रता के जो पक्षधर है उनका ये भी मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करता है जो व्यक्ति के विकास में सहायक हो, व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करता हो। तो व्यक्ति के विकास का रास्ता समाज साफ करता है, इसलिए समाज में ही व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो नकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध जो है आपके हस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है। अनुल्लंघनीय का मतलब जिसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते, ऐसे क्षेत्र से हैं। इस क्षेत्र के बाहर समाज की स्थितियों से जो है आपके कोई उसका संबंध नहीं है। अनुल्लंघनीय क्षेत्र के बाहर जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का कोई संबंध नहीं है। नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के बहुत ही छोटे से क्षेत्र में है, छोटे से क्षेत्र का वो विस्तार करना चाहती है। हालांकि ऐसा करते समय जो है आपके वह समाज के स्थायित्व का ध्यान जरूर रखती है। कौन? नकारात्मक स्वतंत्रता अपने क्षेत्र का विस्तार करने के साथ साथ वो समाज का ध्यान जरूर रखती है। पर आमतौर पर देखा जाए तो सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता ये दोनों साथ साथ चलती है। दोनों ही स्वतंत्रताएं समाज में साथ साथ चलती है, व्यक्ति दोनों का ही साथ साथ उपयोग करता है। दूसरी बात, दोनों स्वतंत्रताएं एक दूसरे का समर्थन भी करती है। नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करती है, सकारात्मक स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करती है। इस प्रकार दोनों स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती है और दोनों एक दूसरे का सहयोग भी करती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई बार क्या कि निरंकुश शासक है सकारात्मक स्वतंत्रता का तरफ दे करके क्या कर सकता है, शासन को न्यायोचित ठहरा सकता है, यानी अनुचित शासन है या अन्यायी शासन है उसको भी क्या कर सकता है,
न्यायोचित ठहरा सकता है। वो कह सकता है कि हमें सकारात्मक स्वतंत्रता देने की, इस प्रकार की समाज में ये स्वतंत्रता जरूरी है, ऐसी स्वतंत्रता देने के लिए अमुक कानून बना दिया। अब वो कानून अन्यायपूर्ण है, न्यायपूर्ण नहीं है, वो कानून अनुचित है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, सकारात्मक स्वतंत्रता का सहारा लेकर के उस कानून को समाज पर लादने का कार्य कर रहा है, समाज पर जो है उसको डालने का कार्य कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। अब है आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब कौन सी है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मुद्दा है वो आपके हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा भी आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? नकारात्मक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। इसके संबंध में देखो J.S. मील ने, J.S. मील एक राजनीतिक विचारक है। इस मील ने सबल तर्क रखा है, सबल यानी मजबूत तर्क देना। क्या रखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये चर्चा के लिए क्यों? क्योंकि ये चर्चा के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, और चर्चा नहीं कर पाएंगे तो हम सही और गलत का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। किसी भी देखो कानून के संबंध में हो, चाहे राजनीतिक कोई व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक कोई निर्णय हो, उस निर्णय पर हम चर्चा करते हैं तभी जो है हम उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वो निर्णय सही है या गलत है। तो सही और गलत का जो है ज्ञान हमें चर्चा से होता है। इसलिए J.S. मील ने सबल आपके मजबूत तर्क रखा है कि स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। बहुत बार देखें हम तो किसी नाटक हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे फिल्म हो, चाहे किसी शोध पत्रिका हो, उसके जो लेख होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाई जाने की बात कही जाती है और मांग की जाती है विभिन्न संगठनों द्वारा कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध लगने चाहिए, ऐसी मांग होती है। तो देखो आपकी किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगने की आलोक में देखा जाए या जो आपके मांग में देखा जाए कि प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, ऐसी मांग जो है वो की जाती है। तो इसमें देखा जाए तो हम पाते हैं कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का या पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने का मतलब ये हुआ है कि हमारी स्वतंत्रता को कम किया जा रहा है, सीमित किया जा रहा है। अभी तक देखो हमने स्वतंत्रता के जो विकल्प है, स्वतंत्रता के संबंध में जो विकल्प है उनके निर्धारण के रूप में स्वतंत्रता को देखा है, और स्वतंत्रता की हमने सकारात्मक और नकारात्मक दो रूपों की चर्चा की थी पीछे, हाँ ना, तो वो चर्चा की है। और इस चर्चा के साथ हमने यह भी देखा है कि स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाएं लगाने की आवश्यकता होती है। न्यायोचित सीमाएं लगाने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि अगर न्यायोचित सीमा नहीं लगाई जाएगी तो दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता का उपभोग करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही हमने ये भी माना कि सीमाएं जो लगाई जाती है, न्यायोचित जो सीमाएं हैं वो उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जो नैतिक तर्क होते हैं उनके समर्थन के आधार पर होनी चाहिए। अर्थात हमारी स्वतंत्रता पर आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध होने चाहिए, न्यायोचित जो है सीमाएं होनी चाहिए, लेकिन ये सीमाएं जो आपके एक उचित प्रक्रिया द्वारा, एक सही कानूनी व्यवस्था द्वारा और एक महत्वपूर्ण जो नैतिक तर्क होते हैं उन तर्कों के द्वारा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नैतिक तर्क के आधार पर जो है प्रतिबंध अनुचित है और हमने थोप दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। तो देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है, बुनियादी मूलभूत मानवीय मूल्य हैं जो मानव के लिए जरूरी है ना। और जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं, किसको? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना चाहते हैं जो लोग, उनसे हमें बचना चाहिए,
उनसे बचना चाहिए। हमको भी बचना चाहिए, समाज को भी बचना चाहिए। चाहे हमें कुछ असुविधाएं हो तो उन असुविधाओं को भुगत लेना चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगते हैं उनसे हमें बचना चाहिए, या प्रतिबंध लगाने वाले जो लोग हैं उनसे भी बचना चाहिए, ताकि समाज को जो है स्वतंत्रता में बनाए रखा जा सका, स्वतंत्र रखा जा सके। देखो यहाँ पर एक विचारक है वाल्तेयर। कौन है? वाल्तेयर। आपकी राजस्थान पत्रिका पर भी आता है आज के विचारों में, सुबह विचारों में वाल्तेयर का पहले आता था। क्या था कि उसने एक कथन कहा है, एक वाक्य कहा है। क्या कहा है कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, कि आप जो कुछ कह रहे हो उस बात का मैं समर्थन नहीं करता। कहने का मतलब ये हुआ है कि जो आप कह रहे हो जरूरी नहीं है उससे सभी सहमत हो, आपके विचार के कोई विरोधी भी हो सकते हैं। तो वाल्तेयर भी यही कहता है कि आप जो कुछ कहते हैं उसका मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक आपके कहने के अधिकार का बचाव करूंगा, आपके कहने का अधिकार का बचाव करूंगा। कब तक है? मरते दम तक। इसका मतलब यह है कि वाल्तेयर क्या चाहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। अर्थात वो ये कहता है कि चाहे हम किसी व्यक्ति के विचार से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन हमें उसके विचार को सुनना चाहिए और उसे विचार रखने का अवसर देना चाहिए, जिससे उसके जो वो कह रहा है या जो कुछ कहना चाहता है, जो कुछ अभिव्यक्त करना चाहता है, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले सके। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने के लिए जो है आपके वाल्तेयर ने ये कथन कहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कितनी गहराई से प्रतिबंधित है, कितनी गहरी प्रतिबंधित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई और मामलों की बात करें हम, तो देखो आपके कुछ वर्षों पहले एक फिल्म निर्माता, फिल्म का निर्माण करने वाले फिल्म निर्माता जो आपके दीपा मेहता, काशी में विधवाओं के लिए एक फिल्म बनाना चाहते थे, और उस फिल्म में वो उन विधवाओं की जो व्यथा है उस व्यथा को प्रकट करना चाहती थी, उस व्यथा को खोजना चाहती थी कि विधवाओं के सामने क्या क्या समस्या है, क्या क्या व्यथा है, क्या क्या दुख है, क्या क्या पीड़ाएं हैं। इन चीजों को खोजना चाहती थी, प्रकट करना चाहती थी, समाज के सामने लाना चाहती थी। लेकिन राजनीति के एक हिस्से द्वारा इसका विरोध किया गया। राजनीति के एक हिस्से द्वारा, यानी राजनीति में भागीदार जो लोग होते हैं उनके एक हिस्से द्वारा उसका विरोध किया गया। क्यों किया गया? उनको ऐसे लग रहा था कि जो है इससे भारत के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा? बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर उनको यह भी लगता था कि ये फिल्म जो है विदेशी दर्शकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली है। दीपा मेहता की ये फिल्म है, विदेशी जो आपके दर्शक होते हैं, विदेशी जो लोग हैं जो इन फिल्मों को देखते हैं, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाली है। उनको ये भी लगता था कि इस फिल्म से हमारी जो आपके काशी प्रसिद्ध नगर है उसकी प्रसिद्धि को धूमिल करेगा, अर्थात उसकी जो नगर है वो बदनाम होगा, काशी नगर बदनाम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फिल्म का विरोध किया। परिणाम ये हुआ कि फिल्म जो है आपके काशी में नहीं बनाई गई, उसको जो है अन्य कहीं बनाया गया। दूसरी ओर आपके ओबरे मेनन की बात करें तो ओबरे मेनन ने रामायण रिटोल्ड और सलमान रुश्दी ने द सेठानी के वर्सेज नामक जो आपके कुछ फिल्में बनाई, उनका भी समाज के कुछ हिस्सों में विरोध किया गया और उस विरोध के कारण उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। विरोध हुआ, विरोध के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया। आपके द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म है। दूसरा आपके एक मैं नाथुराम बोलते नाटक है, नाटक है। इनको भी क्या किया गया? समाज के एक समूह द्वारा विरोध किए जाने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया, यदि उनको समाज में दिखाया नहीं गया। जैसे विरोध हुआ उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ये फिल्म है, ये नाटक है, ये जो आपके नहीं सिनेमाघरों में नहीं दिखाई जाएंगे, तो उन पर प्रतिबंध लग गया। तो देखो इस तरह की जो प्रतिबंध है वो लगाना आसान है, अल्पकालीन समस्याओं का समाधान अल्पकालीन है,
यानी ये प्रतिबंध लगा दिया, आसान है, लगवा दिया, समस्या का समाधान भी हो गया। लेकिन ये दीर्घकालिक समाधान नहीं है, ये अल्पकालिक समाधान है। दूसरी ओर अगर इसके हम दूरगामी परिणाम देखें तो दूरगामी परिणाम बहुत ही खतरनाक होते हैं। दूरगामी परिणाम खतरनाक कैसे होंगे? देखो, जब हम किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो हमारी आदत बन जाती है प्रतिबंध लगवाने की, कि नहीं ये फिल्म, ये नाटक, ये भाषण, ये सब ये अनुचित है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये पुस्तक ये अनुचित है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो इस प्रकार हमारी आदत बन जाती है। और आप जानते हैं प्रतिबंध जो है कानून द्वारा लगते हैं, तो इस प्रकार कानून बनते जाते हैं और उन कानूनों के अंदर हम जकड़ते जाते हैं और इस प्रकार कानून बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे कानून बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कानून बनते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी स्वतंत्रता प्रतिबंधित होती जाएगी, स्वतंत्रता कम होती जाएगी, स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। तो ये जो आप प्रतिबंध लगवाते हैं, ये प्रतिबंध हमारी स्वतंत्रता के लिए घातक है। भविष्य में ये हमारी स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इसलिए इनको खतरनाक माना जाता है। दूसरी बात कि जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है हो सकता है उस समय वो हानिकारक हो, यानी कि जो फिल्म है, जो नाटक है, वो उस समय हानिकारक हो या वो उस समय किसी को नुकसान होता हो, लेकिन भविष्य में उसमें कोई सत्य छिपा हुआ हो और वो सत्य जो है भविष्य में काम की चीज हो सकता है। तो इसलिए ऐसी चीजों पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए। उनका समर्थन अगर हम उनको माने या नहीं माने वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। उनमें जो बात सहमत हो या नहीं हो उसकी बातों से वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बातें दिखने के अनुसार उनको हमें सुनना चाहिए और उनको सुनने का, उनको कहने का अधिकार उनको मिलना चाहिए। अब देखो आपके कि ऐसे ही एक प्रतिबंध से किससे कि प्रतिबंध स्वतंत्रता पर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, पहले तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अब बात आती है कि प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, तो प्रतिबंध कितनी मात्रा में लगने चाहिए, कितने प्रतिबंध लगने चाहिए, कहाँ तक नहीं लगना चाहिए। ये एक विवाद का विषय है कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, किस स्थिति में प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, ये भी एक विवाद का विषय है। अगर हर स्थिति में प्रतिबंध लगाया जाएगा तो फिर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, और अगर ऐसी स्थिति जिसमें प्रतिबंध लगना चाहिए वहां पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे तो भी अनुचित है। तो इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है आपकी, दिलचस्प बात जो है आपकी वो है इंग्लैंड के राज परिवार से। इंग्लैंड के राज परिवार में काम करने वाला, अर्थात इंग्लैंड के राजमहल में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो राजमहल की आंतरिक बातों से बंधा हुआ होता है, वो आंतरिक बातों को अभिव्यक्त न करने के समझौते से बंधा हुआ होता है। अर्थात वो इस बात से बंधा हुआ होता है कि राजमहल की आंतरिक जो बातें हैं वो किसी को नहीं बताएगा, न तो उनको अभिव्यक्त करेगा, न उनको आपके पुस्तक के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकता, उनको बता नहीं सकता। ऐसे समझौते से वो जुड़ा हुआ होता है। अगर वो राजमहल की नौकरी छोड़ दे तो नौकरी छोड़ने के बाद भी जो है आपके वो ऐसा नहीं कर सकता, वो राजमहल के बारे में कुछ भी नहीं लिख सकता, जो उसने नौकरी करते हुए देखा था उसके बारे में वो नहीं लिख सकता। तो क्या आप इसको ये मानते हैं कि ये जो है आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक अन्यायपूर्ण प्रतिबंध है? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक अन्यायपूर्ण प्रतिबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बात उस पर प्रतिबंध है वो राजमहल की राजनीति से संबंधित है, और राजमहल में राजा रहता है, राज परिवार रहता है, राज परिवार की गरिमा से संबंधित है। इसलिए कुछ प्रतिबंध ऐसे होते हैं जो लगाए जाने उचित होते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अलग अलग तरह की सीमाएं हमारे वजूद में मौजूद होती है और वे हम इन विभिन्न स्थितियों पर लागू होती है कि कौन से समय पर कौन सी स्थिति है, उसी स्थिति के अनुसार ये सीमाएं लागू होती है। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें ये महसूस करने की जरूरत होती है कि जब प्रतिबंध किसी संगठित समाज, धार्मिक या सांस्कृतिक समूह या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं तो फिर उनका विरोध करना या उनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रतिबंध जो है किसी संगठन द्वारा, किसी धार्मिक समूह द्वारा या फिर जो है आपके सांस्कृतिक सत्ता द्वारा या राज्य की सत्ता द्वारा नहीं लगाई जानी चाहिए, उनके द्वारा कम से कम होना चाहिए। प्रतिबंध हम स्वयं स्वीकार करें। जब हम प्रतिबंध को स्वेच्छापूर्वक अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए
स्वीकार करते हैं तो वो प्रतिबंध हमारे लिए सहज होते हैं, सरल होते हैं और उनसे हमारी स्वतंत्रता बाधित नहीं होती, हमारी स्वतंत्रता उनसे सीमित नहीं होती, बल्कि वो हमारी स्वतंत्रता का विस्तार होता है। अगर हमें किन्हीं परिस्थितियों में देखो आपके किन्हीं परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, कोई भी परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है, तो हमारी स्वतंत्रता में कटौती नहीं होती है। स्वतंत्रता में कटौती कब होती है? जब किसी परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा कोई कानून बना करके हमें हमारे ऊपर लागू करने का मतलब क्या है कि उस परिस्थिति को हमें स्वीकार करना है। तो इस प्रकार देखो आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त ही सीमाएं होनी चाहिए, बंधन होने चाहिए। हमने देखो अपनी जो शुरुआत के अध्याय की वो शुरुआत यहां से शुरू की थी कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। अब हम इसके प्रत्येक पड़ाव में चलते हुए इस स्थान पर आते हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने में सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी हुई है। स्वतंत्रता कहाँ है? प्रतिबंधों के अभाव नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और हमारे विकल्प चुनने की जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं में छुपी हुई है हमारी स्वतंत्रता। और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्य और उसके परिणाम की जिम्मेदारी भी स्वीकार होती है। उनके अपने कार्य और उनके परिणाम की जिम्मेदारी भी हमें स्वीकार होनी चाहिए और होती है। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकतर जो पक्षधर लोग हैं वो मानते हैं कि आपके बच्चों को माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, सही निर्णय लेने, उपलब्ध जो आपके विकल्पों को विवेकपूर्ण जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण से पुरस्कृत होता है, उतनी ही जरूरत इसको आपके राज्य और समाज को सत्ता को सीमित करके पालन पोषण कराने की होती है। कहने का मतलब है हमारी खुद की जितनी जिम्मेदारी होती है उतनी ही राज्य और समाज की जिम्मेदारी होती है। किसके लिए? स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के लिए।